नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। पहलगाम हमले के बाद से पूरे देश के अंदर एक गुस्सा और नाराज़गी दिखाई दे रही है। दिल्ली में आज जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद में भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हज़ारों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा हुए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। मुसलमानों ने कहा कि हम पूरी तरह से भारत सरकार के हर फैसले में तैयार साथ खड़े हुए हैं। हालांकि जिस वक्त नमाज से पहले खुतबे का वक्त होता है, उससे पहले एक तकरीर दी जाती है, यानी एक जो इमाम होते हैं उनकी तरफ से स्पीच होती है। उस स्पीच के दौरान शाही इमाम ने ये कहा कि आज जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान भारत का सुकून अमन चैन ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। शाही इमाम ने साफ मैसेज दिया कि जिस तरह से ये कायराना हरकत की गई है, ना इसकी इस्लाम में कोई जगह है और ना ही इसको बर्दाश्त किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हरकत की है, उसके बाद से लगातार देश में नाराज़गी और गुस्सा है और उसका असर अब हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हो रहा है। शाही इमाम ने अपनी तकरीर में कहा कि अभी हरियाणा के अंदर 2 निर्दोष मुसलमानों की सिर्फ इसलिए हत्या की गई क्योंकि वो मुसलमान थे और उनसे पहलगाम की घटना का बदला लिया गया। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर पाकिस्तान जो नफरती सोच का बीज बोना चाहता था, वो बड़ी आसानी से कुछ लोग बोने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जा सके। हालांकि आज देश भर से हज़ारों की तादाद में मुसलमान तिरंगा झंडा लेकर के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर इकट्ठा हुए। उन्होंने साफ मैसेज दिया कि हम शाना बशाना हर सूरत हिंदुस्तान सरकार के साथ खड़े हैं और हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को समर्थन नहीं करते हैं। एक खूबसूरत मैसेज यहाँ से दिया गया। हालांकि यहाँ पर मौजूद थे आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने कहा कि सरकार ने चूक मानी है तो उस चूक को भी अब ढूंढना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत जिले में भी लॉन्ग टाइम वीजा पर 9 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनको लेकर सतर्कता बरती जा रही है और जिला प्रशासन पाकिस्तानी नागरिक से संबंधित लिखित आदेश का इंतजार कर रहा है। दरअसल पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से जल समझौता खत्म करने के साथ ही अन्य फैसलों पर कड़ा रुख अपनाया है। देश के प्रधानमंत्री ने विशेष उद्देश्य प्रवेश यानी SPES वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश जारी किया था। आदेश के बाद से पीलीभीत जिले में पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र अलर्ट हो गया और टीमें जानकारी जुटाने में लग गईं। जिले में पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी का पता लगाया गया। जिले में SPES वीजा वाला एक भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं पाया गया, लेकिन 9 पाकिस्तानी महिलाएं हैं जो पूर्व वर्षों में आई और लॉन्ग टर्म वीजा पर जिले में रह रही हैं। इनमें से ज्यादातर शादी करके भारत आई हैं। बताया जा रहा है इन महिलाओं ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन अभी भी इन सभी को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी है। ऐसे में इन महिलाओं को फिलहाल भारत सरकार के आदेश से कोई प्रभाव न पड़ने की बात भी कही जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से शासन के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि अभी पाकिस्तान नागरिकता से संबंधित कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। विशेष उद्देश्य प्रवेश वीजा के आधार पर जिले में वर्तमान में कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं रह रहा है। हालांकि सतर्कता बरती जा रही है। पूर्व से जिले में पाकिस्तान से आकर रह रही 9 महिलाओं को लेकर क्षेत्रीय टीम को सक्रिय किया गया है। आदेश आने के बाद उन सब पर अमल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज, पीलीभीत। माध्यमिक शिक्षा का आज रिजल्ट आ गया। एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का रिजल्ट आज 12:30 बजे घोषित हो गया। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट में तकरीबन 90% और हाई स्कूल में तकरीबन 81% का रिजल्ट रहा और ऐसे में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। प्रयागराज की महक जायसवाल ने और हाई स्कूल में यश ने सबसे अधिक अंक पाकर के उत्तर प्रदेश में टॉप स्थान प्राप्त किया। राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में सेकंड टॉपर बाल निकुंज इंटर कॉलेज की रहीं। 10वीं में भी बाल निकुंज इंटर कॉलेज के ही द्वितीय और तृतीय अंक में बच्चे आए
और ऐसे में पूरे देश में जहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश बोर्ड, पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के सभी अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा भवन प्रयागराज में आज देखते ही बना। पहली बार इतिहास में माध्यमिक शिक्षा भवन निदेशालय लखनऊ को भी और प्रयागराज को भी खूबसूरती से सजाया गया। बच्चों के जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से अभ्यर्थियों के कितने प्रतिशत आए और उत्तर प्रदेश में किसने टॉप किया, इसकी जानकारी दी गई। महज एक हर बार की तरह एक बार खानापूर्ति कर दी जाती थी, लेकिन इस बार का जो रिज़ल्ट है वो बेहद ख़ास आया और लड़कियों ने जो है वो पूरे रिज़ल्ट में बाजी मारने का काम किया। उत्तर प्रदेश का रिज़ल्ट हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट घोषित हो चुका है। बच्चों में, छात्रों में उमंग है। इंटरमीडिएट जो पास हुए हैं वो आगे की तैयारी करने के लिए आगे की स्ट्रीम में जाने के प्रयास में लग चुके हैं और जो हाई स्कूल के बच्चे पास हुए हैं वो इंटरमीडिएट में किन स्ट्रीम के साथ पढ़ाई करेंगे इस पर विचार कर रहे हैं। तमाम स्कूल ऐसे भी रहे जिन्होंने ऑन एन एवरेज अंक हासिल किए, लगभग 86 से 88% और 90% तक अंक हासिल किए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये रिज़ल्ट अपने आप में एक टफ बोर्ड माना जाता है, जिसके बाद अब ICSE और CBSE बोर्ड के रिज़ल्ट निकलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पढ़ाई है, उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो बेहद टफ माना जाता है। माना ये भी जाता है कि IAS, UPSC, IPS और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में जो है वो उत्तर प्रदेश बोर्ड के, यूपी बोर्ड के बच्चे ज़्यादातर पास करते हैं परीक्षाएँ और उसी का आज रिज़ल्ट निकला। देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की गरियाबंद जिले की छुरानगर की घटना की, जो इन दिनों मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि 70 वर्षीय महिला ओमबाई बघेल ने न्याय पाने हेतु अपने ही खून से महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। बता दें कि उनका आरोप है प्रशासन के द्वारा उनके द्वारा पूर्वजों से काबिज जमीन, जिस पर उनके पूर्वजों का मठ बना हुआ था, उसे प्रशासनिक आदेश बताते हुए आला अधिकारियों के आदेश पर खाली करा दिया गया और मठ को भी वहां से उखाड़ दिया गया, जिससे वे काफी आहत हुए। जिनके बाद उनके द्वारा जो आला अधिकारी हैं जिले और ब्लॉक के, उनको आवेदन देकर न्याय की मांग की थी, लेकिन न्याय और सुनवाई नहीं मिल पाने के चलते अंत में उन्होंने अपने ही खून से महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि 70 वर्षीय वृद्ध महिला ओमबाई बघेल को उनके जो समस्या है, उनकी जो घटना है, उन पर न्याय मिल पाता है कि नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। JK 24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से वीडियो जर्नलिस्ट परमेश्वर राजपूत। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी नए स्वरूप को इख्तियार करने जा रही है। कई नाम जो बुजुर्ग नेता हैं उनको भी लिस्ट में रखा गया है, नौजवानों को भी रखा गया है। यानी उत्तर प्रदेश की जो संगठन टीम है वो बहुत जल्दी आने वाली है, मगर पहलगांव में जो आतंकवादी अटैक हुआ उसके बाद ये लिस्ट को रोक दिया गया है। और इस वक्त राहुल गांधी ख़ास तौर पे वो श्रीनगर के दौरे पे हैं, कश्मीर के दौरे पे हैं, उन इलाकों में जाएंगे जहां ये अटैक हुआ था। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी उनके साथ हैं और कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से संगठन में कोई जो है वो कमी नहीं रखना चाहती। हर तरीके से हर कार्यकर्ता, हर बड़ा नेता संगठन में रखा जाएगा और कांग्रेस पार्टी का फलस्वरूप और रूप रेखा जो 2027 के चुनाव को देख के रखी जाएगी। और ख़ास तौर पे दलित विधानसभाएं जहां हैं, जहां दलित वोट बैंक ज़्यादा है, तो वहां पे दलित प्रतिनिधित्व करते हुए दलितों के चेहरे सबसे ज़्यादा संगठन में रखे जाएंगे। बहुत से दलित नेता ऐसे हैं जो विभिन्न पार्टियों में हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की फिराक में हैं। और बहुजन समाज पार्टी से जो दलित नेता निकाले गए हैं, निष्कासित किए गए हैं, उनकी भी मीटिंग्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से भी चल रही है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की फिराक में हैं, बातचीत चल रही है, मगर वो
कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि राजनीतिक बदलाव में, यानी बसपा छोड़ दिया है या निष्कासित हुए हैं, वो अगर कांग्रेस पार्टी में आएंगे तो उसी तरह से उच्च पद भी उनको संगठन में मिले या पार्लियामेंट्री सेशन या पार्लियामेंट्री बॉडी में भी वो सदस्य बनाए जाए। इसी कश्मकश में वो अपने फैसले तय नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कांग्रेस पार्टी का जो परिवार है वो बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से विपक्ष में है और हालात यहाँ बहुत ही दूसरे स्थिति में रहे हैं और कोई अच्छी स्थिति में कांग्रेस किसी चुनाव में नहीं दिखी है। मगर बहरहाल जब पीडीएफ फार्मूला अखिलेश यादव ने लाए उसके बाद कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ तो 6 सांसद कांग्रेस पार्टी के इस वक्त उसके बैनर पे उत्तर प्रदेश से चुने जा चुके हैं और 2024 के लोकसभा में उसको 6 सांसद यहाँ उत्तर प्रदेश से चुने गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का कुछ मोराल, कुछ एनर्जी बढ़ी है। इसी फॉर्मेट पे पीएल पुनिया को आगे रखते हुए उनसे ये कहा गया है कि दलित नेताओं को जोड़ा जाए, क्योंकि पीएल पुनिया एक बड़ा नाम है, ब्रिकेट्स जो है बिरादरी का भी बड़ा नाम है, पूर्व में कई बड़े बड़े पदों पे रहे क्योंकि वो फॉर्मर आईएएस रहे और सांसद भी रहे बाराबंकी के, और कई ज़िलों में और कई स्टेट में वो चुनाव प्रभारी भी रहे। उन्होंने रिज़ल्ट कांग्रेस पार्टी को अच्छा दिया है। उनके वर्तमान में उनके बेटे सांसद हैं पीएल पुनिया के बाराबंकी से। अब देखने वाली बात है कि दलित के गठजोड़ में कहाँ कांग्रेस पार्टी फिट होती है और कितना रिजल्ट मिलता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में। ये तो संगठन के फलस्वरूप उसकी रूपरेखा तय करेगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक राजनांदगांव के मां बमलेश्वरी मां बमलेश्वरी मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर रोपवे गिरने से जो है भाजपा नेता सहित कई लोग घायल हो गए हैं, जिसमें पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा है। इसके साथ ही भरत बीजेपी के महामंत्री हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अचानक से सभी को जो है राजनांदगांव के सरकारी हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया गया है। आपको बता दे कि सभी जो है पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा और भरत सहित भाजपा नेता जो है मां बमलेश्वरी मंदिर में जो है दर्शन करने गए थे। इस बीच रोपवे के माध्यम से सभी जो है दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहे थे। अचानक से जो है रोपवे टूट कर जो है नीचे ट्राली जो है टूट करके नीचे गिर गई, जिसके चलते जो है सभी भाजपा नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें सबसे गंभीर रूप से जो है भरत वर्मा जो है वो भाजपा नेता वो घायल हो गए हैं। इसके साथ ही जो है पूर्व मंत्री है वो हल्की फुल्की चोट आई है। इसके साथ ही और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है और सभी भाजपा नेताओं सहित जो भी इस हादसे में घायल हुए हैं उसकी शीघ्र ही स्वास्थ्य की कामना की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो बमलेश्वरी मां वो बहुत प्रसिद्ध है, जहां पर रोपवे चलाते हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार जो है ऐसे हादसे हुए हैं। अब सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि ऐसे हादसे बार बार आखिर क्यों हो रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार हादसे हो गए हैं जिस पर कई लोगों को चोट आई है, लेकिन ये सवाल खड़ा हो रहा है प्रशासन विभाग को लेकर के, अभी तक क्यों कोई सचेत नहीं हो पा रहा है। अब देखना ये होगा ये हादसे के बाद प्रशासन जो है शासन क्या इस पर एक्शन लेती है और जो है इस मामले को लेकर के जो लापरवाही अधिकारी हैं उस पर क्या जो है केस करते हैं या उन पर कार्रवाई होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राय, जेके 24 न्यूज, रायपुर। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को भारत से 48 घंटे के भीतर जाने का फैसला कर दिया है। यानी कि जो पाकिस्तानी भारत में अपनी छुट्टियां बिताने आए थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, उनको 48 घंटे के भीतर जाना होगा। और इसी को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट पर प्रशासन चला गया है और उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी तरफ से बैठकों का दौर जारी हो गया है। विशेष रूप से जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो बेहद सतर्क हो गई है और अब वो डेटा जुटाने में लगे हुए हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने नागरिक हैं पाकिस्तान के जो कि रह रहे हैं। अभी प्राथमिक रूप से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें उत्तर प्रदेश में 1500 के लगभग पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं, जिन्हें कि वापस भेजने की प्रक्रिया अब प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। लोकल
इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से और भी लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो भी किसी भी वीज़ा पे आए होंगे उन सभी को रद्द किया जा रहा है और इसी को लेकर के अब उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं पुलिस के, उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलिस के डीजीपी के साथ में बैठक करते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र की तरफ से जो भी फैसले लिए गए हैं उन सभी को तुरंत लागू किया जाए और जो भी पाकिस्तानी नागरिक उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं उनका वीज़ा रद्द करते हुए तुरंत पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से अलर्ट हो चुका है और उत्तर प्रदेश पुलिस अब और भी लोगों से चीज़ों को जानकारी ले रही है और सभी डेटा खंगालते हुए लोगों को ढूंढा भी जा रहा है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शिव प्रताप सिंह, जेके न्यूज़, लखनऊ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, पूरे मामले को लेकर आज शुक्रवार की यानी नमाज के दिन नमाजियों ने नमाज पढ़ी। उसके बाद कई जगह राजधानी लखनऊ के कई मस्जिदों में, चाहे टीले वाली मस्जिद की बात करें या ऐशबाग मस्जिद की बात करें, नमाजियों ने नमाज पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं पुलवामा अटैक को लेकर विरोध दर्ज कराया है और विरोध प्रदर्शन में पुरुष ही नहीं महिलाएं भी शामिल थी। लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों द्वारा घटना को कारित किया गया था, उसके बाद से देश के क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब लोग मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक देश के लेवल पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी, जिस तरह से यहाँ की सारी आवाम एकजुट है और पुलवामा में ये जो कायराना घटना हुई है इसकी कड़ी निंदा भी की जा रही है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से सारे मजहबी लोग एक साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं पूरा देश एकजुट है। ये भी एक भारत की अलग ही छवि है कि जो इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं उनका विरोध भी भारत में देखने लायक है। कैमरामैन सुजीत के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। में हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने में अब मात्र कुछ दिन बाकी बचे हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के अंदर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। तो उसका पलटवार करते हुए कहीं ना कहीं आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने साफ तौर पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा को प्रभावित करने का काम करती है और जिसके लिए वो षड्यंत्र रच रही है। और जो षड्यंत्र है पहले भी कई बार कांग्रेस की तरफ से रचा गया है और एक बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है ये षड्यंत्र रच रही है और लोगों को बहकाने का काम कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो ऐतिहासिक हो, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और सरकार ने तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की गई है। और इसकी वानगी इससे लगाई जा सकती है कि 19 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अपना चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी कि पंजीकरण कराया है। और अब देखिएगा कि चारधाम यात्रा कहीं ना कहीं ऐतिहासिक होने वाली है। लेकिन वही विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं उस पर महेंद्र भट्ट ने कहीं ना कहीं चुस्की भी ली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपना काम नहीं कर सकती है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और कांग्रेस बिना बात के मुद्दे बनाने का काम उत्तराखंड के अंदर करती है। और इसी तरीके से देखा जाए कि जो षड्यंत्र है वो कांग्रेस की तरफ से रचा जा रहा है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे इस वक्त देहरादून के ट्रैफिक को लेकर के। बात ट्रैफिक की करें तो देहरादून के अंदर जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसको लेकर के आम जनता की अगर बात करें तो वो चिंतित नज़र आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से गर्मी का सीज़न बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जो टूरिस्ट हैं वो उत्तराखंड की तरफ आएंगे। और बात करें मसूरी और तमाम जो टूरिस्ट प्लेस पर जाने वाले लोग हैं वो देहरादून से होकर के जाते हैं और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो ट्रैफिक
बढ़ रहा है उसको आम जनता का मानना ये है कि ट्रैफिक को लेकर के कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाए, क्योंकि पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। हमने लोगों से बातचीत करी थी तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिना परमिट की गाड़ियां शहर के अंदर चल रही है, जिनका परमिट गलियों के अंदर चलने का है, जैसे ई रिक्शा और तमाम छोटे वाहन, वो अगर मेन सड़कों पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो ट्रैफिक जाम है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ जब आम लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर ट्रैफिक को थोड़ा सुधारना है तो निश्चित तौर पर सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए, क्योंकि जिस समय शहर बना था उस समय गाड़ियों की व्यवस्था कम थी, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से वाहनों की संख्या शहर के ऊपर बढ़ती जा रही है तो सड़कों पर दबाव ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक लग रहा है। जिन स्थानों पे जाने में शहर से 15 मिनट लगते थे लोगों को, आज अपने उन स्थानों पर पहुंचने के लिए 45 मिनट तक लोगों को लग जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम और तमाम जो जिम्मेदार विभाग हैं जो इन सब चीज़ों का निस्तारण कर सकते हैं वो किस तरीके से काम करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जीवन फैशन के लिए देहरादून से संजय शर्मा।